नमस्कार साथियों। इंडियन पॉलिटी की जिस सीरीज की चर्चा हम लोग कर रहे थे उसी क्रम में आज हम लोग लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज हम लोग फाइनली इंडियन पॉलिटी की सीरीज को फिनिश कर रहे हैं जो कि 1 साल से लंबित थी। खैर, फटाफट शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले ध्यान रहे कि आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। लोगों के मन में कई सारी जो भ्रांतियां हैं वो भी इस लेक्चर के माध्यम से आज दूर की जाएंगी। तो शुरू करते हैं भाग 21 की ये कहानी और इंडियन पॉलिटी की सीरीज के आखिरी लेक्चर की कहानी। इसका नाम है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। हमारे देश में कुछ ऐसे विवाद हैं, कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनको सुलझाने के लिए संविधान बनाए जाने के दौरान ही कुछ टेम्परेरी प्रोविजंस कर दिए गए थे। हालांकि वो प्रोविजंस टेम्परेरी थे, समय के साथ हट जाने चाहिए थे। कुछ राज्यों में कुछ समस्याओं को लेकर के ये प्रावधान हट गए, कुछ राज्यों में आज भी जा रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 370 पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से है और हमारे देश के बच्चे बच्चे को पता है कि 5 अगस्त 2019 को 370 खत्म भी कर दिया गया। तो आज हम लोग मुख्य तौर पर इसी 370 की कहानी को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे इतिहास से पर्दा उठाएंगे, कुछ ऐसे रहस्यों को उजागर करेंगे जो शायद पहले आपने न कभी सुने होंगे न कभी पढ़े होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में लंबे समय से राजा रजवाड़े एवं नवाबों का शासन रहा। ये जितने भी छोटे छोटे राज्य हमारे देश में थे, क्योंकि पहले मोनार्कियल सिस्टम चलता था इसलिए राजशाहियां होती थी, तो ये जितने भी छोटे छोटे राज्य थे इनको कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल लैंग्वेज में कहा जाता है प्रिंसली स्टेट्स। और जब हमारा देश आजाद हुआ, संविधान सभा का गठन किया गया, तो ये तय हुआ कि यदि प्रिंसली स्टेट्स चाहें तो यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल हो जाएं और यदि ना चाहें तो वो इंडिपेंडेंट या ऑटोनॉमस भी रह सकते हैं। आजाद भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने इन सभी प्रिंसली स्टेट से गुजारिश करी कि आपको भारत संघ में शामिल हो जाना चाहिए ताकि एक भारत के अंदर 100 भारत ना बनने पाए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि प्रिंसली स्टेट्स की संख्या थी 365, 365 ज्ञात, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। सरदार पटेल के आत्मविश्वास, पुरुषार्थ, उनके राज्य रजवाड़ों के साथ संबंधों के चलते 362 प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय करा लिया गया और ये सभी भारत संघ का अभिन्न अंग बन गए। लेकिन वो 3 जिन्होंने भारत संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, एग्री नहीं किया, उनमें पहला है हैदराबाद, दूसरा है जूनागढ़ और तीसरा है कश्मीर। हालांकि ये तीनों भी बाद में शामिल हुए, लेकिन हमें कहानी केवल कश्मीर की डिस्कस करनी है। तो कश्मीर के इतिहास की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको पढ़नी चाहिए कल्हड़ के द्वारा लिखी गई राज तरंगिणी। कश्मीर के इतिहास की सबसे एप्रोप्रिएट और सबसे ऑथेंटिक बुक है ये। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कश्मीर का नाम कनिष्कपुर से आता है। राजधानी श्रीनगर में श्री का मतलब लक्ष्मी है। महर्षि कश्यप की तपोस्थली है, हिमालय पर्वत है यहाँ पर, और अनेक ऐसे रिचुअल्स, अनेक ऐसी चीजें यहाँ पर हमें मिलती हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर कभी भी मुस्लिमों का शासन नहीं था। ये पूरी तरीके से हिंदू शाही राज्य था। और इसी क्रम में कश्मीर के जो आखिरी राजा हुए उनका नाम था महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह पूरे भारतवर्ष में एक सम्मानित व्यक्ति थे, कश्मीर में एक सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन इनका मत ये था कि हम भारत संघ में इसलिए नहीं शामिल होना चाहते कि कहीं कश्मीर की कश्मीरियत प्रभावी ना हो जाए।
क्योंकि यदि हम लोग कश्मीर की क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखें तो वहां पे तापमान बहुत कम होता है, लोगों का रहन सहन भी अलग तरीके का है, लोगों का खाना पीना भी अलग तरीके का है, और वहां पे जो रिचुअल्स हैं, जो कस्टम्स हैं, वो भी अलग तरीके के हैं। अगर हम यूनियन में शामिल होते हैं और भारत के संविधान को मानते हैं, स्वीकारते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर के कल्चर को कोई नुकसान पहुंच जाए। और बहुसंख्य आबादी जिस राज्य में मुस्लिम हो, वहां पर अगर एक हिंदू राजा राज्य कर रहा हो तो निश्चित तौर पर वो राजा अच्छा होगा, केपेबल होगा। भारत सरकार ने राजा हरि सिंह के इस फैसले का सम्मान किया और उन्हें इंडिपेंडेंट रहने दिया। साथ ही साथ ये ऑफर भी दिया कि भविष्य में अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हमेशा आपके बड़े भाई की तरह, आपके गार्जियन की तरह, आपके पेरेंट्स की तरह आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। और इसी बीच 15 अगस्त सन 1947 को भारत को आजादी मिल गई। भारत की आजादी के साथ भारत के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात तो हुआ, लेकिन विश्व के मानचित्र पर एक नया देश उभर आया था जिसका नाम था पाकिस्तान। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर शुरू से ही एक जेलस फीलिंग रही थी इस बात को लेकर कि इतने बड़े हिंदुस्तान के बदले उसे केवल दो छोटे छोटे प्रोविंस मिल रहे हैं, जिनमें पहला है पंजाब और दूसरा है सिंध। तीसरा प्रोविंस जो उसे बंगाल के रूप में मिला है वो इतना दूर है कि पाकिस्तान को कल्चरल और पॉलिटिकल बेनिफिट्स नहीं होंगे। इन सभी चीजों के चलते पाकिस्तान की ये मांग भी थी, पाकिस्तान की ये भावना भी थी कि मुस्लिम आबादी बाहुल्य कश्मीर उसे किसी तरीके से मिल जाए। और इसी बीच जब हरि सिंह ने यह ऐलान किया कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान को यह गलत फहमी हो गई कि अगर कश्मीर भारत के साथ नहीं जाना चाहता तो पाकिस्तान के साथ आना चाहता है। यहां पर यह पॉइंट आपको बार बार ध्यान रखना चाहिए कि यह गलत फहमी थी। राजा हरि सिंह इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। उदाहरण के तौर पर, अगर मैंने किसी चीज के लिए यस नहीं किया तो मैंने नो भी नहीं किया, और अगर मैंने किसी चीज के लिए नो कह दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं यस नहीं कर सकता। और अपनी इसी गलत फहमी के चलते 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की कबाइली सेना ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। हमला इस बात के लिए कि हम बाराती आ चुके हैं बारात लेके और कश्मीर को दुल्हन के रूप में विदा करा के पाकिस्तान ले जाएंगे। झेलम के तट पर पाकिस्तानी सेना का झंडा देख करके हरि सिंह को चिंता हुई कि आखिर ये क्या हो गया। तब हरि सिंह को पता चला कि पाकिस्तान एक गलत फहमी का शिकार है और वो कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लेना चाहता है। इसी बीच महाराजा हरि सिंह टेलीफोन पर दिल्ली में सरदार पटेल से बात करते हैं। सरदार पटेल आनन फानन में अगले ही दिन कश्मीर पहुंच जाते हैं। महाराजा हरि सिंह और भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल के बीच में एक वार्तालाप होती है। सरदार पटेल कश्मीर की सहायता करने के लिए भारतीय सेना को महाराजा हरि सिंह की हेल्प करने के लिए भेजने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, साथ ही साथ एक शर्त भी रखते हैं। कल्पना करिए, पाकिस्तान तो गलत फहमी में है और हमेशा रहेगा, लेकिन कश्मीर की मदद हमने आज कर दी तो इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में पाकिस्तान कोई अटैक नहीं करेगा। और अगर वो हर साल अटैक करता रहेगा तो क्या हर साल भारतीय फौजें कश्मीर की सुरक्षा करेंगी? इससे बेहतर बात यह है कि महाराजा हरि सिंह को एक ट्रीटी पे साइन कर देना चाहिए, भारत संघ में विलय कर देना चाहिए। उसके बाद ना ही कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन जाएगा, बल्कि भारत हमेशा हमेशा के लिए कश्मीरियत, जमहूरियत और हिंदुस्तान की सभ्यता को बचा के रखेगा। महाराजा हरि सिंह को बात समझ में आ गई और ठीक 4 दिन बाद 26 अक्टूबर 1947 को ही महाराजा हरि सिंह ने उस संधि पर साइन कर दिए जो कश्मीर के भारत में विलय को प्रमोट करती थी। और जैसे ही महाराजा हरि सिंह ने इस संधि पर साइन किए, भारतीय फौजें कश्मीर में घुस गईं, झेलम पार करके पाकिस्तानी फौज को नाको चने चबवा दिए, पाकिस्तानी फौज को पीछे ढकेला
और ना ही केवल बॉर्डर के अंदर तक कर दिया, बल्कि हमारी सेनाएं लाहौर तक पहुंच गईं। संविधान बन रहा है। अगर आप इन डेट्स को ध्यान से देखें तो संविधान अभी बन रहा है। ऑफर तो यहां तक दिया गया कि हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान के रूप में एक राष्ट्र दिया, लेकिन पाकिस्तान ने अपना असली चेहरा सामने दिखा दिया। अगर पंडित नेहरू चाहें, यदि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के हुक्मरान चाहें, तो हम वापस से पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला सकते हैं। और अभी संविधान बन रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। जब सरदार पटेल के पास ये ऑफर आया तो सरदार पटेल ने एक बार इसके लिए मौन स्वीकृति तो दी, लेकिन तभी उन्होंने पंडित नेहरू से भी सहमति लेना आवश्यक समझा। और जैसे ही पंडित नेहरू से सहमति ली गई तो पंडित नेहरू ने सारी चीजों को किनारे करते हुए सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, युद्ध विराम की घोषणा कर दी, जिसका सीधा सा मतलब है युद्ध जहां पर शुरू हुआ था वहीं पर रोक दिया जाए। और जैसा कि आप लोग कहानी में समझ गए होंगे, युद्ध शुरू हुआ था झेलम नदी के तट पर, यानी कि पाकिस्तानी फौज कश्मीर में अंदर तक आ चुकी थी। युद्ध वहीं पर रोका गया और 1 जनवरी 1948 को पंडित नेहरू ने ये कश्मीर का मामला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले कर दिया और संयुक्त राष्ट्र से गुजारिश करी कि कश्मीर समस्या का समाधान अब आपको ही करना है। इतिहासकारों में, राजनीतिक विश्लेषकों में आज भी इस बात को लेकर मतभेद है कि हमारे इंटरनल कन्फ्लिक्ट को यूनाइटेड नेशंस में क्यों पहुंचाया गया। क्या पंडित नेहरू कुछ ज्यादा ही मॉडरेट थे? क्या पंडित नेहरू एक उदारवादी नेता थे? लेकिन उदारवाद राष्ट्र के साथ समझौता करने पर अगर हो तो यह कतई उचित नहीं है। खैर, संयुक्त राष्ट्र 21 अप्रैल 1948 यानी कि सेम ईयर एक रिजोल्यूशन लाता है जिसे रिजोल्यूशन 47 कहा जाता है। और यह रिजोल्यूशन 17 अक्टूबर 1949 यानी कि करीब करीब एक साल बाद लागू कर दिया जाता है, जिसके अंतर्गत भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा जाता है और जिसमें कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ टेम्परेरी प्रोविजन। जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया तब तक के लिए जब तक के लिए कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, और यह समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। विश्व के इतिहास में यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केवल 2 ही केस ऐसे हैं जिनका आज तक समाधान नहीं हुआ। पहला है कश्मीर का मामला और दूसरा है गाजा एयर स्ट्रिप, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का मामला। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि यह मामला नासूर बन चुका है। 31 अक्टूबर 1951 जम्मू कश्मीर की एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई जिसे जम्मू कश्मीर के संविधान की रचना करती थी। 24 जून 1992 को इस पर सहमति जताते हुए दिल्ली एग्रीमेंट साइन कर लिया गया। 14 मई 1954 को कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर नंबर 1954 इशू कर दिया गया और इस तरीके से 7 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर ने अपना अलग संविधान अपना लिया। जम्मू कश्मीर का यह अलग संविधान क्या था, इसको समझने के लिए आपको यहां पर आर्टिकल 370 देखना पड़ेगा, जिसमें 4 बातें हैं। पार्लियामेंट नीड्स द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट नॉट फॉर अप्लाइंग लॉज इन द स्टेट एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के नए संविधान के मुताबिक भारत सरकार की हुकूमत, भारतीय संसद के द्वारा बनाए गए कानून जम्मू कश्मीर पर केवल 4 रास्तों से ही लागू हो सकेंगे। या तो डिफेंस से संबंधित कानून, या तो विदेश संबंधी मामले, या तो वित्त संबंधी मामले, या संचार संबंधी मामले। इन चारों मामलों के अलावा जम्मू कश्मीर का संविधान अलग होगा, वो अपने लिए अलग कानून बनाएगा। दूसरे नंबर पर बात कही गई कि द लॉ ऑफ सिटीजनशिप, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी and the fundamental rights of the resident of Jammu and Kashmir is different from the resident living in the rest of the India.
जम्मू कश्मीर का नागरिक भारत में कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है और वो भारत का नागरिक है, लेकिन भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है और वो जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं माना जाएगा। Citizens of other state cannot buy property in Jammu and Kashmir and center has no power to declare financial emergency। और इस तरीके से वित्तीय आपातकाल की स्थिति के दौरान जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार का वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकेगा। यह था जम्मू कश्मीर का अलग संविधान। इसको लेकर के मतभेद भी शुरू हुए थे, लेकिन धीरे से मामला दबा दिया गया और इसी बीच 26 जनवरी 1957 जब हमारा देश गणतंत्र दिवस की 6ठी वर्षगांठ मना रहा था, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भंग कर दिया गया और यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर अब अपने इसी नए संविधान के साथ रहेगा। इस नए संविधान के साथ भारत के साथ अलग रह के, अपना नया झंडा लेकर के, अपने नए कानून लेकर के जम्मू कश्मीर करीब 50 साल तक रहा। और इसी बीच कश्मीर के अंदर अनेक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाए गए, कितने ही अलगाववादी नेता पैदा हुए, आतंकवाद की आग भड़काई गई, कश्मीर के माथे पर न जाने कितने दाग लगाने की कोशिश करी गई, लेकिन अंत भला तो सब भला, इतिहास स्वयं को दोहराता है। 5 अगस्त 2019 इस देश में संसद का सत्र चल रहा था। लोग अभी सोकर जगे ही थे कि पार्लियामेंट के अंदर से होम मिनिस्टर की एक दमदार आवाज आती है जिसमें वो कहते हैं कि जान भी दे देंगे कश्मीर के लिए। क्या बात करते हैं आप। और इसी आवाज ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर नंबर 2019 पास हुआ और जम्मू कश्मीर बाइफरकेटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। और इस तरीके से लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में 2 संघ शासित प्रदेश बना दिए गए। जम्मू कश्मीर का ये इतिहास और अचानक से एक ऐसा वार कि ये पीछे के पूरे पिरामिड्स धराशायी हो गए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन कश्मीर से संबंधित मामला आज भी सुरक्षा परिषद के अंदर है। लेकिन हम सभी देशवासियों को इस बात पे पूरा विश्वास रखना चाहिए कि झेलम नदी के तट से लेकर और नंगा पर्वत तक ये देश हमारा ही है और जल्द ही पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारे देश का ही हिस्सा होगा। यदि धारा 370 को आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो मैंने आपको पूरी डिटेल्स इसकी दे दी हैं, यदि आप इसको और डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो इससे संबंधित ये सारे आर्टिकल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। हालांकि अब इसे पढ़ने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि 370 अब इतिहास हो चुका है और वो लोग जो कहा करते थे कि 370 को हाथ लगाया तो तिरंगे की अर्थी को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, आज वही लोग शिव मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं और भगवान शिव से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि कम से कम उनकी जान बची रहे। 370 की कहानी के बाद हमें यह भी देखना जरूरी है कि पहले के कश्मीर में और आज के कश्मीर में क्या अंतर आया है, क्योंकि जब तक आपको अंतर नहीं मालूम होगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि बदलाव किस हद तक हो चुका है। तो ये एक लिस्ट है जिन चीजों में अंतर आया है, बिफोर और आफ्टर के रूप में मैं आपको समझाऊंगा। पहले कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि नहीं है। पहले इनका सेपरेट फ्लैग हुआ करता था, इनका अलग झंडा था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वहां पे तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है। पहले के समय में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर नहीं होता था, यानी कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन अब ये लागू होता है। पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था, लेकिन अब ये 5 वर्ष का होगा। इसी तरीके से पहले यदि कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी नागरिक से शादी करती थी तो उसके प्रॉपर्टी राइट्स खत्म हो जाते थे, उसे अपने पूर्वजों की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन अब यह हिस्सा मिलेगा। पहले डुअल सिटीजनशिप हुआ करती थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब सिंगल सिटीजनशिप होती है भारत के संविधान के अनुसार। जम्मू कश्मीर का कानून भी अलग था जिसे रणबीर पेनल कोड या आरपीसी कहा जाता था, लेकिन अब वहां पर भी इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी 1860 लागू होगी। इसी तरीके से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था,
लेकिन अब जम्मू कश्मीर एक संघ शासित प्रदेश है। पहले जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हो सकता था, लेकिन अब ये लागू हो सकता है। इसी तरीके से पहले जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन होगा। इसी तरीके से पहले भारतीय वहां पर जमीनें नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब जमीनें खरीद सकते हैं। पहले वहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन लागू नहीं था, लेकिन अब राइट टू इंफॉर्मेशन लागू है। इसी तरीके से पंचायतों के अधिकार जम्मू कश्मीर में सीमित थे, लेकिन अब ठीक वैसे ही वहां पर अधिकार हैं जैसे पूरे भारत में है, यानी कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिए गए सारे अधिकार और आधुनिक पंचायतें जम्मू कश्मीर में भी हैं। इसी तरीके से शिक्षा का अधिकार पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था और अब जम्मू कश्मीर में है। इस बीच हमें एक बात और नहीं भूलनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर से संबंधित एक और आर्टिकल था जिसका नाम था 335A, जिसको भी अब खत्म कर दिया गया है, जिसमें गिव्स द जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर फुल डिस्क्रिमिनेटरी पावर टू डिसाइड हु इज द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट, और इट ऑल्सो द लेजिस्लेचर टू इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शंस अपॉन पर्सन एंड द परमानेंट रेसिडेंट। वहां की विधानसभा को यह अधिकार था कि वो अपने यहाँ का नागरिक किसे माने और किसे न माने। यदि जम्मू कश्मीर विधानसभा चाहे तो शेष भारत के नागरिकों को अपने यहाँ प्रतिबंधित कर सकती थी। तो अब ये भी खत्म हो गया है, क्योंकि धारा 370 भी खत्म हो गई है। और ये है वो ऐतिहासिक तस्वीर जो देख करके आज भी सभी भारतीयों का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात करते हैं आप। होम मिनिस्टर अमित शाह जी का ये बयान, ये भाषण आप सभी को याद होगा। आगे बढ़ते हैं और फिलहाल कश्मीर की कहानी खत्म करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर को लेके कुछ विशेष प्रावधान थे और उसका पूरा इतिहास हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन ज्यादातर देशवासियों को इस बात का इल्म नहीं है कि जैसे कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान है, वैसे हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं जिनके लिए विशेष प्रावधान है, लेकिन वहां पर विवाद कश्मीर जैसे नहीं है, इसलिए ये चीजें कभी लाइमलाइट नहीं हो पाती। तो इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं उन सभी राज्यों की लिस्ट जिनको स्पेशल प्रोविजंस के अंतर्गत रखा गया है। ध्यान रहे, आईएएस प्री की परीक्षा में ये आर्टिकल्स मैच द फॉलोइंग कराने के लिए आते हैं। पीसीएस स्तर की परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिला, ऐसा करके। तो ये भी लिस्ट आपको रटनी होगी। ऑर्डर ABCDEFGHIJ तक चलेगा। तो शुरू करते हैं इसकी भी कहानी। 371 इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये बिल्कुल कॉमन है, 370 के बाद आता है, तो इसको याद रख लीजिए। 371 सब क्लॉज ए फॉर नागालैंड, बी फॉर असम, सी फॉर मणिपुर, डी फॉर तेलंगाना, ऐसे याद रखेंगे आप। ई फॉर आंध्रा, एफ फॉर सिक्किम, जी फॉर मिजोरम, एच फॉर अरुणाचल, आई फॉर गोवा एंड जे फॉर कर्नाटक। ये आर्टिकल्स डायरेक्टली इस तरीके से याद रखिए ताकि जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप गलती ना करें। एक ही आर्टिकल है 371, उसी के टुकड़े करे गए हैं। आप चाहें तो इसकी कोई ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे नागालैंड ए, असम बी, मणिपुर सी, तेलंगाना डी, ऐसे करके भी आप सूची बना सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप इसे आसानी से कैसे याद करते हैं। चलते हैं आगे, पार्ट नंबर 22, जिसमें शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट एंड अनऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी के बारे में बात करी गई है। बड़ी सीधी सी बात है कि संविधान का नाम क्या होगा, अनुच्छेद 393। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मे बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान इसे कहा जाता है। इसी तरीके से रिपील्स की बात करी जाती है या लागू कब हुआ उसकी बात करी जाती है, तो अनुच्छेद 394 कहता है कि दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379 से लेकर के 393 तक के जो आर्टिकल होंगे शैल कम इनटू फोर्स एट वंस and the remaining provisions of the constitution shall come into force on the 26th of day of January 1950। इसका मतलब यह है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, लेकिन लागू उसको जानबूझ के 2 महीने बाद कराया गया था। तो जब संविधान बनके तैयार हुआ था, ठीक उसी दिन कई सारे अनुच्छेद लागू हो गए थे। तो वो आर्टिकल्स जो संविधान बनने के साथ लागू हुए थे उनकी लिस्ट आपको यहां पर दी गई है। और अंत में भारत के संविधान का आखिरी अनुच्छेद, जिसमें बताया गया कि द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टुगेदर विद ऑल इनेक्टमेंट amending the supplementing the latter act
but not including the abolition of the Privy Council Jurisdiction Act 1949 are hereby repealed। अंग्रेजों का जितना भी शासन था भारत में, चाहे वो भारत शासन अधिनियम 1935 हो, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हो, सब खत्म किया जाता है। बस प्रीवी पर्स चलता रहा, जिसे आगे चल के इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया था। तो इस तरीके से जब आज मैं संविधान का आखिरी अनुच्छेद डिस्कस कर रहा हूं, तो गर्व की अनुभूति भी कर रहा हूं कि विश्व का सबसे महान संविधान हमारे पास है। गीता कुरान बाद में कंठस्थ होनी चाहिए, भारत के संविधान पहले कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि यही इकलौती ऐसी पुस्तक है जो इस देश में आपको गर्व के साथ जीने का अधिकार देती है, समानता का अधिकार देती है और आगे बढ़ने का अधिकार देती है। इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज में आप सभी लोगों का साथ देने के लिए, सहयोग करने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे साथ इस तरीके से आगे भी बने रहेंगे और किसी नई सीरीज के साथ हम लोग दोबारा अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद।